क्योंकि ये प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था और नियमों के तहत मुझे उत्तर देने का भी अधिकार है। आपने उसी अधिकार के नाते मुझे खड़ा किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष जी, ये प्रस्ताव हम सबने माना था एक विशेष परिस्थिति में कि इसके बाद एक सेंस ऑफ द हाउस निकलेगी और पूरा सदन एकमत होकर के कोई बात कहेगा। और इसीलिए पहली बार क्योंकि ऐसा हो रहा था महंगाई के बारे में, पूरा देश आज वित्त मंत्री के भाषण की तरफ देख रहा था कि वो अपने भाषण में जरूर कुछ राहतों का जिक्र करेंगे, कुछ उन उपायों की घोषणा करेंगे जिन उपायों के कारण महंगाई का बोझ कम होगा। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री के भाषण से केवल सदन ही निराश नहीं हुआ, वो तमाम लोग जो टेलीविजन पर देख रहे थे उन सबको निराशा हाथ लगी। और निराशा हाथ इसलिए लगी, निराशा हाथ इसलिए लगी कि महंगाई कम करने के तो एक भी सुधार या उपाय पर वित्त मंत्री ने कोई बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्यों है और उस महंगाई को उचित ठहराते हुए उसका औचित्य उन्होंने पूरे सदन के सामने रखा। एक थीसिस था वित्त मंत्री का और वो थीसिस ये था कि अगर विकास दर बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती ही है। जब मेरे साथी अनंत कुमार जी ने ये प्रश्न किया कि हमारे समय में 6 साल महंगाई कम कैसे रही, तो भी उन्होंने प्रत्युत्तर में यही कहा क्योंकि तुम्हारे समय में ग्रोथ कम थी इसलिए इन्फ्लेशन कम थी। अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी की बात सुनने के बाद मैं कहना चाहूंगी कि कल तो मैंने कहा था सरकार संवेदनहीन है, आज मैं कहती हूँ सरकार दुविधाग्रस्त भी है। ये सरकार समझ नहीं पा रही कि महंगाई घटानी है कि नहीं घटानी, और ये दुविधा वित्त मंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री जी की है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र का सिद्धांत ये कहता है कि महंगाई विकास दर का द्योतक होती है। और ये पूरे का पूरा भाषण इसी बात को बताने के लिए था कि महंगाई विकास दर की द्योतक होती है। इसलिए उनको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाकर जब वो बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो लोग उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं हाँ आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आज वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से, ये ठीक है कि महंगाई विकास दर का द्योतक होती है, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन देश में विकास दर किसी और की बढ़ रही है और महंगाई किसी और को मार रही है। ये तालमेल अर्थशास्त्र नहीं सिखाता, ये तालमेल अर्थशास्त्र नहीं सिखाता प्रधानमंत्री जी। ये तालमेल ये राजनीति करने वाले जो जमीन की राजनीति करते हैं, जो गांव-गांव जाकर भटकते हैं और देखते हैं, ये जो बेमेल है, ये जो बेमेलपन है, ये केवल वो व्यक्ति देख सकता है जो जमीन पर जाकर देख रहा है कि एक तरफ चिमनियों के धुएं निकल रहे हैं, करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों का 100 लोगों का नाम आ रहा है उस सूची में जो अरबपति हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों की संख्या बढ़ रही है जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये तालमेल कैसे बैठाया जाए, ये था प्रश्न आपके सामने। जो ग्रोथ है उसको हम भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रोथ के साथ महंगाई होगी ही, तो इसका मतलब बैठ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो बड़ा बाबू ने कहा, उन्होंने कई उपाय किए जिन्होंने उन्हें बताने का काम किया कि वो किस किस तरह से पीडीएस में, आपके नरेगा में, सब तरह से, मगर इनके नतीजे नहीं निकल रहे। जो बात आप कह रही हैं उसमें मेरा ये कहना है कि कोई नतीजे तो निकल रहा, महंगाई जिसको यही मैं कह रही हूँ। दर आपकी बढ़ी तो 130 परिवार 125 परिवार हैं, उनको अलग कर दीजिए, अरबपति खरबपति। उसके बाद पता लगाइए कि विकास दर बढ़ी है
और ये हालत क्या है किसान गरीब मजदूर की, उनकी अध्यक्ष जी, कृपया ये जो बेमेलपन है, मुलायम सिंह जी, सुषमा जी को बोलने दीजिए। मुलायम सिंह जी कृपया। ये जो असमानता है, ये जो विषमता है, जी ये जो विषमता है, अभी जो भारत बंद हुआ, उस भारत बंद में वो अरबपति खरबपति नहीं आया, वो करोड़पति और लखपति भी नहीं आया, इवन जो हजारों कमाता है वो भी नहीं आया। उसमें वो व्यक्ति निकल करके भारत बंद में सड़क के ऊपर आया जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सड़क पर संघर्ष करने के, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सड़क पर संघर्ष करने के बहुत माध्यम होते हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लोग रैलियां निकालते हैं, लेकिन एक अभूतपूर्व भारत बंद सबसे कड़ा, सबसे प्रभावी माध्यम होता है। और इसीलिए हमने चाहा था कि सड़क पर अगर सबसे प्रभावी माध्यम का इस्तेमाल उस आम आदमी ने किया है, तो हम भी सबसे प्रभावी माध्यम के अंतर्गत यहाँ चर्चा करें। और इसीलिए हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि वो मेल खा जाए उस आदमी के संघर्ष से जो भारत बंद में निकला था, लेकिन आपने नियमों का हवाला देकर एडजर्नमेंट मोशन हमारा खारिज कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि हम मतदान के तहत 184 में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आज कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर उस पर मतदान होता तो हम मतदान में ये नहीं दिखाना चाहते थे कि सरकार के साथ कौन है या सरकार के खिलाफ कौन, हम ये दिखाना चाहते थे कि आम आदमी के साथ कौन है और महंगाई के साथ कौन है। लेकिन उस 184 को भी आपने स्वीकार नहीं किया। फिर हम लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह भारत बंद में वो आदमी निकला था जो भूख से मर रहा है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस पे करोड़पति ने साइन नहीं किए, उस पे लखपति ने साइन नहीं किए, उसमें हजारों कमाने वाले ने भी साइन नहीं किए। 10 करोड़ उन गरीब लोगों ने साइन किए, 10 करोड़ जो भूखों मर रहे हैं। और वो हस्ताक्षर हम महामहिम राष्ट्रपति को सौंप कर आए थे। इसलिए हम चाहते थे कि यहाँ एक प्रभावी विधा के तहत चर्चा हो, लेकिन जब ये तय हुआ कि इस प्रस्ताव के तहत चर्चा होगी, तो हमने कहा वित्त मंत्री जी से, जो मोशन हमने तय किया उसमें सरकार का आह्वान करने की बात की। उन्होंने कहा था कि मैं क्या स्टेप्स लूं। हमने कल कहा था आप रेवेन्यू न्यूट्रल रिजिम लाइए, वो एक स्टेप है। मैं एक और स्टेप आपको बताना चाहती हूँ। आपके यहाँ भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है। कल मैंने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि एफसीआई के गोडाउन में माल बाहर पड़ा हुआ सड़ रहा है और आप खाने वालों को दे नहीं रहे, भूखे लोगों को दे नहीं रहे। एक आपको सुझाव देना चाहती हूँ, शायद प्रधानमंत्री जी को पता हो, क्योंकि वो पंजाब से आते हैं। एक बार पंजाब में वो किया गया था सुझाव इस्तेमाल। जिस समय नई आवक आती है मंडी में गेहूं की, चावल की, उस समय पर अगर आप अपने कर्मचारियों को, छोटे से छोटे कर्मचारी को व्हीट एडवांस या राइस एडवांस देना शुरू करें और बाद में राज्यों को भी कहें कि वो भी उनको व्हीट एडवांस या राइस एडवांस देना शुरू करें, तो प्रधानमंत्री जी लाखों लाख लोग सीधा मंडी से उस माल को उठाएंगे। 3 फायदे होंगे आपको। पहला, लाखों लाख घरों में खाद्य सुरक्षा निश्चित हो जाएगी। अप्रैल आते ही गेहूं लोगों के घर में पूरे वर्ष का राशन पहुंच जाएगा। घर की गृहिणी शांत हो जाएगी, कम से कम मेरे पास आटा आ गया, गेहूं आ गया, मैं नमक डाल करके चाहे बच्चों को रोटी खिला दूंगी, लेकिन बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। दूसरा, लाखों लाख घरों में भंडारण होगा, कहीं 4 क्विंटल, कहीं 2 क्विंटल, कहीं 6 क्विंटल, और वो देख रेख में होगा उसकी, वो सड़ेगा नहीं गेहूं। जब हम छोटे थे, हमारे घरों में हमारे पिता आवक के आते ही गेहूं ले आते थे, तो हम लोग नीम की पत्तियां ले लेकर के उनको रखते थे अपने अपने घरों में। एक एक घर में 4-4 क्विंटल, 6-6 क्विंटल, 8-8 क्विंटल का भंडारण हो जाएगा।
आपको एक नया पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा, एक नया पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। लाखों लाख घरों में भंडारण होगा, लाखों लाख घरों में खाद्य सुरक्षा होगी, और जो पैसा आप एडवांस के रूप में देंगे, वो जो आप गोदाम खरीदते हैं एफसीआई के, उनमें तो आपका पैसा जाता है, ये लोन होगा जो उनके वेतन से कटकर आपको वापस आ जाएगा। अब बैठिए तो हमारे साथ, हम 20 सुझाव देंगे आपको, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पेट्रोल डीजल पर मैंने आपको बताया, हमने जब एपीएम तोड़ा था तो उसके साथ हमने ये तय किया था, हर 7 दिन बाद हम ऑयल कंपनीज के साथ बैठा करते थे। जो रेवेन्यू आता था आधा ऑयल कंपनी को देते थे, आधा उपभोक्ता को देते थे, रेवेन्यू न्यूट्रल रिजीम रखते थे। आप देखिए, अगर आप इस नियत से बैठेंगे कि देश की महंगाई कम करनी है, लोगों को राहत देनी है, तो हम लोग सुझाव देंगे, बैठिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप दुविधा में हैं, आपको ये पता ही नहीं महंगाई कम करनी है कि नहीं करनी। आप इधर बढ़ाते हैं और उधर कहना शुरू कर देते हैं वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे, कम नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। मैं आज आपसे कहती हूँ, ये सदन की सेंस उभर करके आई है। अध्यक्ष जी, आप उस सेंस में कम से कम सरकार से ये जरूर कहिए। ये तो आप कहेंगे कि महंगाई कम करिए, उपाय करिए, लेकिन जो इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं उसमें से कम थोड़ा रोल बैक करके आम आदमी को राहत दें। ये सेंस उभर कर आई है। अगर ये सेंस आप देती हैं तो मुझे लगता है ये चर्चा थोड़ी सार्थक हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable member